हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम नॉन फेनाइट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। नॉन फेनाइट्स 3 हिस्सों में है, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। आज का ये जो पहला सेशन है ये इन्फिनेटिव पे बेस्ड है। 2 और सेशन होंगे जिसमें दूसरा सेशन जो है वो जीरंड पे बेस्ड होगा और तीसरा सेशन पार्टिसिपल पे बेस्ड होगा। नॉन फेनाइट्स इंग्लिश ग्रामर के एडवांस चैप्टर्स में आता है। इससे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं अक्सर वो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। मैं इस वर्कशीट में आपको ऐसे ऐसे सेंटेंसेस कराऊंगा जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि पेपर में नॉन फेनाइट्स के जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस में हाथ पांव कैसे मारना है, कैसे उन्हें लॉजिकली समझना और सक्सेसफुली अटेम्प्ट करना है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को मेरा ऑनलाइन बैच इंग्लिश का बाई करना हो तो ये फ़ोन नंबर है, इस पे कांटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ हम आज के इस सेशन में जिन क्वेश्चंस को, जिन सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो सेंटेंसेस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं। सामने स्क्रीन पे 4 सेंटेंसेस हैं, 1, 2, 3 और 4। बताना है कि कहाँ पे क्या एरर है। देखिए, इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव है मोटे मोटे तौर पे क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पहले टू। चलिए मैं एक नए पेज बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इन्फिनेटिव को ब्रीफ कर देता हूँ। इन्फिनेटिव टू प्लस V1, इसी का पैसिव फॉर्म 2 प्लस B प्लस V3। B क्यों लगा? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है और नियम के मुताबिक फर्स्ट फॉर्म का पैसिव B लगा के बनाया जाता है, तो B प्लस V3। दूसरा सेगमेंट है इसका बेयर इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग है। बेयर इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है पर इसके पहले टू नहीं होता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये बेयर इन्फिनेटिव होता है। एक तीसरा सेगमेंट है इन्फिनेटिव का, परफेक्ट इन्फिनेटिव। क्या नाम है इसका? परफेक्ट इन्फिनेटिव। इसमें क्या होता है? टू प्लस हैव प्लस V3 है इसका स्ट्रक्चर। हैव क्यों आता है? क्योंकि परफेक्ट में हैव लगाते हैं ना, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जब हम इसका पैसिव वर्जन रेडी करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव, जो कि 2 प्लस हैव प्लस V3 है, इसका पैसिव वर्जन है 2 प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। बीन कहाँ से आया? जिस प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पैसिव में ले जाने का तरीका है बी लगाना, सिमिलर तरीके से थर्ड फॉर्म को अगर पैसिव में ले जाना हो तो जो तरीका है वो है बीन लगा करके। इसी के साथ साथ एक बड़ा ही कम पॉपुलर इन्फिनेटिव है पर वो एग्जिस्ट करता है। हालांकि बहुत रेयर केस में कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव से रिलेटेड कभी सेंटेंस फ्रेम होता है, और इससे भी ज़्यादा रेयर है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव के सेंटेंस के पेपर में पूछा जाना। वो कैसा दिखता है? 2 प्लस बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म। एक और सेगमेंट है और उसको कहते हैं मर्जिंग ऑफ इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं सर? मर्जिंग ऑफ इन्फिनेटिव्स। तो आज की ये जो वर्कशीट है इसमें इतने टाइप के क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं इनको हम स्टडी करेंगे। ये जो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये फिर इसका पैसिव वर्जन भी, फिर ये इन सब पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, हम उनके नेचर को समझेंगे और उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, फर्स्ट सेंटेंस को देखिए। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको ये बता दूं कि आपने अगर नॉन फेनाइट्स को पढ़ा ही नहीं है देन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज ऑफ नो यूज फॉर यू। ठीक है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने चैप्टर को पढ़ रखा हो, मीडियम चाहे जो भी रहा हो,
मतलब चाहे आपने किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ रखा हो, मेरे से पढ़ रखा हो, ऑफलाइन पढ़ रखा हो किसी और टीचर से, या किसी टीचर से नहीं सिर्फ बुक से ही पढ़ रखा हो, लेकिन पढ़ रखा हो, एटलीस्ट आप जानते हो नॉन फिनाइट्स के बारे में, इन्फिनेटिव के बारे में काफ़ी कुछ, फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट बनेगी, बहुत बड़ा बेनिफिट बनेगी। ये एक्सरसाइजेस मैं इसी पर्पस से ही ग्रामर के मैंने सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस रेडी करी हैं, ताकि वो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं, वो ये बोलते हैं एक तरफ कि उनको ये चैप्टर तैयार है, रूल्स उसके इन्हें क्लियर है, फिर भी क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने रिकॉर्ड करके रखी हैं आप लोगों के लिए। जी, फर्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट। ये जो आप फॉरबेड देख रहे हैं, रूल है फॉरबेड, जो कि एक वर्ब है। इसके बाद रूल है कि फॉरबेड के बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? फॉरबेड के बाद इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव क्या है? 2 + V1। तो द डॉक्टर फॉरबेड का ही तो सेकेंड फॉर्म ये फॉरबेड है। फॉरबेड होता है, फॉरबेड होता है और अगर थर्ड फॉर्म कभी लगानी पड़े तो वो फॉरबिडन हो जाती है, राइट? The rule says that forbid is supposed to be followed by infinitive। आपने यहाँ पे क्या रखा है? ये देखिए, मतलब वर्ब को ही तो पकड़ोगे ना। फॉरबेड के बाद पेशेंट है, ये तो वर्ब है नहीं, वर्ब ये है, इसको इन्फिनेटिव बनाइए। इसमें लिखा फ्रॉम इनटेकिंग, फ्रॉम की जगह टू लगाइए और इनटेकिंग के प्लेस पे इनटेक लगा लीजिए। ये जो प्रेपोजिशन फ्रॉम है इसे रिप्लेस करिए टू से और इनटेकिंग को V1 कर दीजिए, इन्फिनेटिव हो जाएगा। बनेगा सेंटेंस क्या? द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू इनटेक एल्कोहल। मीनिंग है डॉक्टर ने पेशेंट को एल्कोहल लेने से रोका, लेने से मना किया। आई अंडरस्टैंड कि आप जब हिंदी बोलोगे फॉरबेड की कि मना किया, और पूरा सेंटेंस बोलोगे तो बोलोगे कि डॉक्टर ने पेशेंट को एल्कोहल लेने से रोका, और से की अंग्रेजी जो है वो फ्रॉम ही होती है। लेकिन ऐसा रूल नहीं बोलता ना, रूल बोलता है कि आप बोलिए हिंदी में यही, से रोका, से रोका, से मना किया, लेकिन आप लगाइए इन्फिनेटिव ही, ठीक है? एक बात और बता दूं कि एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है शॉर्ट वीडियोस के नाम से, उसमें मैंने फॉरबेड को पढ़ाया है डिटेल में। फॉरबेड के 2 नेचर हैं, यहाँ तो मैं एक बता रहा हूँ, उसमें आपको 2 नेचर भी मिलेंगे। दूसरा नेचर नॉट से रिलेटेड है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। और जो प्लेलिस्ट है शॉर्ट वीडियोस की, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पाइए, टू एयर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं, ये एक थॉट है। ये मेरा लिखा हुआ या किसी टीचर का लिखा हुआ सेंटेंस नहीं, ये एक कहावत है। जैसे इफ आई से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये एक कहावत है। तो पहली बात, कहावतें जैसी हों उनमें वैसे ही रहना चाहिए, बदलाव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इसकी एरर क्या है देखिए, ये कहावत 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है टू एयर इज ह्यूमन, दूसरा हिस्सा है टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसे एंड से मर्ज कर दिया गया है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एयर का मतलब है गलती करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गलती करना इंसान का अपना स्वभाव है और माफ कर देना एक महान काम है, पुण्य काम है। देखिए, इज को इज से मैच कर लीजिए। जब आप 2 सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं या अगल बगल रख लेते हैं तो मैचिंग का रूल फॉलो करते हैं। कैसे? देखिएगा, देखिए मैंने एंड लिखा और इधर मैंने सिंगिंग लिख दिया, तो क्या मैं इस तरफ डांस लिखूंगा? नहीं ना, मैं इस तरफ क्या लिखूंगा? डांसिंग लिखूंगा। मैचिंग हैज टू बी देयर। तो इज को इज से मैच कराया, ह्यूमन को डिवाइन से मैच कराया। ये क्या लिखा है? टू एयर। टू एयर को फॉरगिव से नहीं सर, टू एयर को टू फॉरगिव से मैच कराइए। किससे मैच कराइए बंधुवर? टू फॉरगिव। अब बन गया सेंटेंस, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये हो गया। इसको देखिए, माई फ्रेंड वुड रादर क्विट द जॉब। ये देखिए, वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनेटिव रूल्स में पढ़ाया जाता है। वुड सूनर, वुड रादर, वुड बेटर, हैड बेटर, सिर्फ बेटर, इन सब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब जब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाए।
So my friend would rather quit the job than to play with his self-respect. Play with your self-respect का मतलब है अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करना। इसमें लिखा है कि मेरा फ्रेंड जो है नौकरी छोड़ देगा। वुड रादर का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपके पास दो चॉइसेस हैं और आप उनमें से किसी एक चॉइस को चूज करें। जैसे किसी से कहा जाए रुको यहीं पर, तो वो कह रहा है नहीं मैं जाऊंगा। सो आई वुड रादर लीव देन स्टे। आई वुड रादर लीव फॉर होम देन स्टे। इस तरीके से मर्जिंग ऑफ इन्फिनेटिव का रूल कहता है कि दूसरा इन्फिनेटिव बेयर फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए वुड रादर के बाद आपने क्विट लिखा, बेयर इन्फिनेटिव। दैन के बाद आपने टू प्ले क्यों लिखा? गलत है, केवल प्ले लिखिए। वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनेटिव आया। अब जब दैन से दूसरा इन्फिनेटिव जुड़ेगा तो उसको भी बेयर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक? तो प्ले कर दीजिए वहां पर। अब देखिए नंबर 4, जंक फूड्स आर नॉट इजी फॉर डाइजेस्टिंग। कहा जा रहा है कि जो जंक फूड्स होते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। सुनिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे इजी है, हार्ड है, डिफिकल्ट है। इजी है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, ये सब अपने बाद इन्फिनेटिव लगाते हैं। जैसे फॉरबिड इन्फिनेटिव लगाता, वैसे इजी, हार्ड, डिफिकल्ट ये सब भी क्या करते हैं? इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो ये जो फॉर डाइजेस्टिंग है इसमें फॉर की जगह टू लगाइए और डाइजेस्टिंग की जगह क्या कर दीजिए? डाइजेस्ट। जंक फूड्स आर नॉट इजी टू डाइजेस्ट। जंक फूड्स आर नॉट इजी टू डाइजेस्ट। समझ रहे हैं ना? हाँ, एक बात मैं बताऊं, ऐसे तमाम वर्ड्स जो अपने बाद इन्फिनेटिव को लगाते हैं उसकी लिस्ट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां पर टाइप करिए इन्फिनेटिव, टाइप करिए वर्ड्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, वर्ड्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट पीडीएफ डॉक्यूमेंट या इन दैट पीडीएफ डॉक्यूमेंट यू विल सी अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि हाँ कैसे इन वर्ड्स के बाद इन्फिनेटिव आता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है कि इजी के बाद इन्फिनेटिव आता है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, देखिएगा। नंबर 5, इट इज इजी टू से। ये देखिए वही चीज जो पीछे मैं बता रहा था कि इजी के बाद इन्फिनेटिव आता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट फॉर अप्लाइंग। अभी तो ये भी बोला था ना, इजी, हार्ड, डिफिकल्ट, इन तीनों के साथ इन्फिनेटिव आता है, तो फॉर अप्लाइंग गलत नहीं है, सही होगा क्या? टू अप्लाई। इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू अप्लाई। ये इन्फिनेटिव है किसकी वजह से? इजी की वजह से। ये इन्फिनेटिव हो जाएगा किसकी वजह से? डिफिकल्ट की वजह से। इजी को अपने बाद इन्फिनेटिव चाहिए, उसने टू से लगा लिया। डिफिकल्ट को भी अपने बाद इन्फिनेटिव चाहिए, उसने टू अप्लाई लगा लिया। नंबर 6, वी हैव बिल्ट अ न्यू हाउस फॉर लिविंग इन। इसमें क्या एरर है? मैं फिर से बता दूं कि अगर आपका चैप्टर क्लियर ही नहीं है, मतलब आपने चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है इन एनी वे, तो फिर मत देखिएगा इस एक्सरसाइज को। हाँ, बाकी ये नहीं रिक्वायर्ड है कि आपको पूरा आ रहा हो, नहीं नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो, फिर आप देखिए इस वर्कशीट को, जरूर बेनिफिट मिलेगा। मैं रूल्स बता तो रहा हूँ साथ में। जैसे ये नंबर 6 पे एक रूल लगा हुआ है, बस क्या चाहिए कि आपने उसे पढ़ रखा हो। रिकॉल मैं करा दूंगा। हाँ, आप अपने आप को हनुमान बनाइए, मैं जामवंत हो जाऊंगा। जामवंत ने क्या किया था? हनुमान को उनकी ताकतों का एहसास कराया था, याद दिलाया था। जामवंत ने हनुमान को कोई ताकत नहीं दे दी थी, याद दिलाया था। तो वैसे ही आपने अगर पढ़ रखा है तो मैं याद दिलाता रहूंगा। रूल है कि नाउन हो, प्रेपोजिशन हो, तो बीच में दोनों के वर्ब आने पर इन्फिनेटिव लगा दिया जाता है। 2 + V1। ये देखिए नाउन है, ये देखिए इन्फिनेटिव है। ये देखिए नाउन है, ये देखिए सॉरी प्रेपोजिशन है। तो जब ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, नाउन और प्रेपोजिशन के बीच में वर्ब आए तो उसे क्या बनाएंगे? इन्फिनेटिव बनाएंगे ना। तो ये जो फॉर लिविंग है इसको क्या कर दीजिए? टू लिव कर दीजिए। क्या कर दीजिए? टू लिव कर दीजिए। ये देखिए जैसे लिखा हो सेंटेंस, द पुअर चाइल्ड हैज नो
टॉयज। ध्यान से देखिएगा, एक ऑप्शन है फॉर प्लेइंग, दूसरा ऑप्शन है टू प्ले। समझिए, टॉयज एक नाउन है, विद एक प्रेपोजिशन है, बीच की जगह किसको बिलोंग करेगी? इंफिनिटिव को बिलोंग करेगी। तो से द पुअर चाइल्ड हैज नो टॉयज टू प्ले विद, एंड डोंट से द पुअर चाइल्ड हैज नो टॉयज फॉर प्लेइंग विद। हिंदी में यही आएगा कि उस गरीब बच्चे के पास खिलौने नहीं है खेलने के लिए, खेलने के लिए बोलिए के लिए, लेकिन आप लगाइए नहीं सर फॉर, लगाइए क्या? नियम से बंधिए और इंफिनिटिव का ही यूज करिए। इस बात का ध्यान रखिए आप। अब देखिए, द पॉलिटिशियंस, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, बहुत बढ़िया सेंटेंस। ठीक, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। सर कॉजेटिव वर्ब से संबंधित 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप में से जिन भी लोगों को कॉजेटिव वर्ब में कंफ्यूजन हो, जरूर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल होगा। ठीक, बाकी मैं ब्रीफ करता हूं हल्का सा। कॉजेटिव वर्ब का मतलब है किसी काम को करना, किसी काम को करवाना, किसी काम को किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना। ठीक है, जैसे कि कहा जाए कि कपड़े धुल लो, तो ये आप काम खुद से करेंगे। ठीक है, मोबाइल खरीद लो, ये भी काम आप खुद से करेंगे। लेकिन कहा जाए जाओ हेयर कट करवा लो, तो ये किसी और से करवाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया। मोबाइल खरीद लिया, अब इस पे एक टेम्पर्ड ग्लास भी लगा लो, नहीं लगवा लो, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर खुद ही लगाओगे तो नॉर्मल बात है, लगवाओगे दूसरे व्यक्ति से तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये लिखा हुआ है द पुलिसमैन हैव बीन डिप्लॉयड। पहली बात, पुलिस बल की हमेशा तैनाती की जाती, तो डिप्लॉय का मतलब तैनात करने से है। टू मेक द व्हिसल ब्लोवर्स, व्हिसल ब्लोवर्स बोलते हैं उन लोगों को जो किसी क्राइम के बारे में प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इन्हें हिंदी में मुखबिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखबिर। टू मेक द व्हिसल ब्लोवर्स टू फील सेफ, ये टू गलत है, केवल फील होना चाहिए। नियम के मुताबिक पॉजिटिव वर्ब में जब मेक हो और एक्टिव वॉइस में हो तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी V1 आता है, और अगर पैसिव में हो तो नॉर्मल इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1 आता है। ये एक्टिव में लिखा हुआ है, राइट। और इस पे ना चाहिए कि मैं खुद भी तो इन्फिनेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुद में क्या है। इन्फिनेटिव होने के साथ साथ ये नेचर से पॉजिटिव है ना, क्योंकि सुरक्षित कर नहीं रहे, सुरक्षित कराने के लिए, एहसास कर नहीं रहे, एहसास करवा रहे हैं, तो पॉजिटिव हो गया। तो आगे जब एक्टिव वॉइस में है तो बेयर इन्फिनेटिव आता है ना, इसीलिए फील लगाइए। क्या लगाइए? फील। नंबर 8 पे आइए। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान का जो मूल भाव है, जो मूल उद्देश्य है, संविधान का जो लक्ष्य है, इज प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? इस देश के सभी नागरिकों को एक समान या एक जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करवाना। संविधान का मूल उद्देश्य है इस देश के सभी नागरिकों को बराबरी का हक दिलाना। ध्यान से देखिएगा सर, इज प्रोवाइडिंग की तो हिंदी है कि दिला रहा है, इज प्रोवाइडिंग दे रहा है। संविधान सबको बराबर मौके दे रहा है बोला जा सकता है, लेकिन यह संविधान कहां लिखा है? यहां तो लिखा है संविधान का मूल भाव, संविधान का उद्देश्य। तो सबको एक बराबर अधिकार दे रहा है? नहीं, संविधान का उद्देश्य सबको एक बराबर अधिकार दिलाना है, देना है, देना। और जब आपको देना है तो आपको फिर ऐसे केसेस में इज MR के बाद इन्फिनेटिव लगाना चाहिए। दे रहा है तो 2 + V1 लगाइए, देना है तो फिर दे रहा है तो वर्ब की ING फॉर्म लगाइए, लेकिन अगर देना है तो फिर इन्फिनेटिव लगाइए। ये जो प्रोवाइडिंग है, इसे बदल करके आपको क्या कर देना चाहिए? टू प्रोवाइड। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इज
to provide equal opportunity. 9, 10, 11 और 12 का ये सेशन अच्छा लगे तो अप्रिशिएट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार के सुझाव की आवश्यकता लगती है आपको तो सजेशंस भी आप जरूर दीजिएगा। कोई कंप्लेन हो तो भी आप बता सकते हैं। यू नीड नॉट टू पनिश, सच ए इंपॉर्टेंट सेंटेंस। यस, सच एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बेसिक रूल है कि नीड नॉट हो गया, नीडेड नॉट हो गया, डेयर नॉट हो गया, डेयर्ड नॉट हो गया। ये सब अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये जो नीडेंट है, ये नीड नॉट है ना, तो टू पनिश का टू गलत है। बस यू नीड नॉट पनिश योरसेल्फ, ठीक है। आई नीड नॉट टू फॉलो एनीबॉडीज एडवाइस एक्सेप्ट यू। आई नीड नॉट टू फॉलो गलत, आई नीड नॉट फॉलो होना चाहिए। तो यू नीड नॉट पनिश करेक्ट है, ना कि यू नीड नॉट टू पनिश करेक्ट है। नंबर 10, the lady wondered whether she would survive to see her children going to school, for she was suffering from MDR TB। ये सेंटेंस इमोशनल भी है थोड़ा सा। इसमें लिखा है कि वो महिला इस बात को लेकर के बहुत सोचती थी, आश्चर्य करती थी कि पता नहीं वो जिंदा भी रहेगी और अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए देख भी पाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको तो MDR TB हो रखा था, MDR TB हो रखा था, मतलब जिसका इलाज बहुत मुश्किल हो। तो पता नहीं वो अपने बच्चों का स्कूल जाना देख भी पाएगी या नहीं। ठीक, ये है रूल। क्या है सर? देखिए, हियर है, वॉच है, सी है, नोटिस है, बिड है, हेल्प है। ये सारी क्रियाएं जब एक्टिव वॉइस में होती हैं तो अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लगाती हैं। जब ये पैसिव में होती हैं तो फिर ये 2 + V1 लगाती हैं। एक्टिव में अगर हो हियर, वॉच, सी, नोटिस, बिड, हेल्प, तो फिर बेयर इन्फिनेटिव लगाती। आपका जो सेंटेंस है उसमें सी वर्ब को यूज किया गया, तो आगे क्या करना चाहिए? V1 लगा देना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए सी है तो सी की वजह से आगे यहां पर बेयर इन्फिनेटिव लगाइए सर, गो करिए। आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि नॉन फिनाइट्स एक एडवांस चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर के। तो सर जब ये एडवांस चैप्टर है तो इतना इजी नहीं होगा ना समझना। और फिर आप ही बताइए, अगर पेपर में सब इजी होगा तो फिर पेपर हर कोई नहीं बीट कर लेगा, हर कोई नहीं निकाल लेगा। नंबर 11, द कल्प्रिट वॉज लेट टू गो ऑफ। लेट टू गो ऑफ यही गलत है। नियम के मुताबिक लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। याद करिए, आप लेट मी गो बोलते हो, लेट मी गो, लेट मी टू गो तो बोलते नहीं, हाँ, लेट मी गो बोलते हो। लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो ये जो लेट के बाद टू लगा बस ये गलत है। लेट गो ऑफ, ठीक है। कभी भी लेट के बाद जब दूसरी वर्ब आए तो उसे सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव की नजर से देखें, कुछ और बनाने का विचार ही ना करें। लेटस गो बोलते हैं तो लेटस गॉन तो बोलते नहीं, लेटस गोइंग तो बोलते नहीं, लेटस टू गो तो बोलते नहीं, लेटस वेंट तो बोलते नहीं, लेटस गो बोलते हैं ना। हमेशा याद रखिएगा कि लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव ही आता है, तो लेट गो ऑफ होना चाहिए। कल्प्रिट यानी गुनहगार को जाने दिया गया। लेट गो ऑफ मतलब सजा ना देना, चल भाग जाओ, ऐसे भगा देना, जाने देना। विद मेयरली अ वार्निंग, मात्र एक वार्निंग दे करके उस गुनहगार को छोड़ दिया गया, जाने दिया गया। नंबर 12, बहुत ब्रिलियंट सेंटेंस है, कॉजेटिव वर्ब पे बेस्ड है ये भी सेंटेंस। किस पे बेस्ड है? कॉजेटिव वर्ब पे। इट इज अ मैटर ऑफ शेम, ये एक शर्म की बात है, दैट सम जर्नलिस्ट एट द पटियाला कोर्ट, कि सम जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट, और बात यह है पटियाला कोर्ट के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स, जिसमें उनके जेंडर्स को भी नहीं ध्यान में रखा गया। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब है को ध्यान में ना रखते हुए, उनके जेंडर को ध्यान में ना रखते हुए उन पर हमला किया गया।
इंटिमिडेट किया गया, डराया धमकाया गया, एंड हैड देयर कैमराज एंड अदर बिलोंगिंग्स डैमेज, और उनकी तमाम चीज़ों को तोड़ भी दिया गया, कैमरा और बाकी चीज़ों को तोड़ भी दिया गया। ठीक, ये कहा जा रहा है कि पटियाला कोर्ट में जर्नलिस्ट के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस दुर्व्यवहार में महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, है ना। क्या क्या किया गया, उन पे हमला किया गया, डराया धमकाया गया, और उनके कैमरा और बाकी चीज़ों को भी डैमेज कर दिया गया। ये जो आप हैड देख रहे हैं पॉजिटिव है, उन्होंने अपने आप नहीं डैमेज किया ना, किसी और ने डैमेज किया। हैड के बाद ये जो डैमेज आप देख रहे हैं इसको डैमेज्ड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डैमेज्ड कर दीजिए। हाँ, ये काम करिए। 13, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर। कोई कह रहा है कि सम्मान के साथ मर जाना जो है, सम्मान के साथ मर जाना मच बेटर है अपमान का जीवन जीने से। अपमानित होकर के जीने से बेहतर है कि आप सम्मान की मौत को चुन लें। ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक वर्ब के पहले और एक दूसरा है वर्ब के बाद। ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि चीजें जो है ना मेल खाती भी नजर आए। एक वर्ब है इज, ये वर्ब का लेफ्ट साइड है, ये वर्ब का राइट साइड है, चीजों का मेल में होना जरूरी है। जैसे विद ऑनर, विद डिसऑनर, राइट। टू डाई, टू डाई, लिव को भी बदल करके क्या कर दीजिए? टू लिव कर दीजिए। आगे समझ पाए? आगे होगा समझ में। इज वर्ब है, वर्ब के लेफ्ट का स्ट्रक्चर राइट के स्ट्रक्चर से मेल कराइए। हाँ, जब मेल होने वाली स्थिति है तो बात ही अलग होती है इसमें। तो विद ऑनर, विद डिसऑनर, टू डाई, टू लिव। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि सर यहाँ मर्जिंग ऑफ इन्फिनेटिव का रूल नहीं चलेगा क्या? सो लेट मी टेल यू कि मर्जिंग ऑफ इन्फिनेटिव का रूल सेंटेंस के सिर्फ एक ही हिस्से में दो इन्फिनेटिव्स के होने पर चलता है। मतलब जैसे ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मर्जिंग का रूल तब चलता है जब दोनों इन्फिनेटिव या तो वर्ब के बाद हो या दोनों इन्फिनेटिव वर्ब के पहले हो, मतलब एक ही तरफ दोनों इन्फिनेटिव हो। यहाँ पर एक इन्फिनेटिव लेफ्ट में है वर्ब के, एक इन्फिनेटिव राइट में, तो ये मर्जिंग नहीं है, ये मैचिंग है। ये मर्जिंग नहीं है, ये मैचिंग है। मैचिंग एक जैसी होनी चाहिए। The rainy season is yet for setting in। देखिए कुछ वर्ड्स हैं, हाउ है, अबाउट है, yet है, टू है, इनफ है, फॉरबिड है। ये सब अपने बाद क्या करते हैं? इन्फिनेटिव लगाते हैं। सर सबसे पहले सेंटेंस में फॉरबिड ही मैंने पढ़ाया और इस सेंटेंस में यट पूछा गया, तो यट के बाद क्या होना चाहिए? इन्फिनेटिव होना चाहिए। तो कर लीजिए, कर लीजिए। यट के बाद फॉर सेटिंग लिखा है, टू सेट कर दीजिए, बस हो गया। फॉर की जगह टू और सेटिंग की जगह सेट कर दीजिए। ठीक, द रेनी सीजन इज येट टू सेट इन। याद रखिएगा, कोई मौसम जब शुरू होता है तो वो क्या करता है? सेट इन करता है। क्या करता है? सेट इन करता है, सीजन का आना। और जब कोई मौसम चला जाता है तो क्या करता है? सेट ऑफ। जैसे अभी ना अक्टूबर चल रहा है तो गर्मियां जा रही हैं, है ना, समर्स आर सेटिंग ऑफ, और ठंडी आ रही है, सो विंटर्स आर सेटिंग इन। एक तरीके से सीजन का आना सेट इन करना, जाना सेट ऑफ करना। द रूल ऑफ द रोड डज नॉट परमिट अस फॉर स्टॉपिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ इन्फिनेटिव को पकड़ते हैं। उसकी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है टेलीग्राम पे, आप उस लिस्ट को बस एक्सेस कर लीजिए। उस लिस्ट में परमिट भी आता, परमिट के बाद भी इन्फिनेटिव ही लगाया जाता है। तो जब परमिट के बाद भी इन्फिनेटिव लगाया जाता है तो फॉर को टू करिए और स्टॉपिंग को क्या कर दीजिए? स्टॉप कर दीजिए। फॉर को टू और स्टॉपिंग को स्टॉप कर दीजिए। does not permit us to stop, right? To stop. 16 पे ये। The French embassy employs him regularly as he knows to speak Frenchly।
फ्रेंच, आई एम सॉरी, फ्रेंच की जो एम्बेसी है, एम्बेसी मतलब दूतावास, उसे समय समय पे नौकरी या लगातार उसे नौकरी पे रखता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसे फ्रेंच बोलनी आती है। जब आपको कोई काम करना आता है ना, तो वहां पे आप नो लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आगे हाउ लगाते हैं, और हाउ के बाद फिर इन्फिनेटिव लगा देते हैं, 2+V1। So knows how to speak French, knows how to speak French हो जाएगा कि फ्रेंच कैसे बोली जाती है उसे मालूम है। नंबर 7, you had better stop the car, you had better stop the car। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद कर लीजिएगा सर। ये एक फ्रेज है had better, और इसी का शॉर्टर वर्जन है बेटर। इन दोनों के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। हैड बेटर और बेटर का मतलब होता है अच्छा होगा, बेहतर होगा, अच्छा होता। जैसे बेहतर होगा कि अब हम यहाँ से चलें, अच्छा होता कि आप अपना मुंह बंद रखते, बेहतर होगा कि हम अपने काम से मतलब रखें, अच्छा होता हम उससे बात ही ना करते। ठीक है, ये तो हैड बेटर हो चाहे बेटर हो, दोनों के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। ये देखिए, हैड बेटर के बाद जो स्टॉप्ड लगा हुआ है, इसको क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। और आप में से किसी को ये नहीं सोचना है कि हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आती, बिल्कुल आती, पर ये हैड नहीं है ना, ये हैड नहीं है सर, ये क्या है, हैड बेटर है। ये हैड है ही नहीं, ये तो हैड बेटर है। समझ में आया? हैड अलग है हैज हैव हैड वाला, ये हैड बेटर अलग है। इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। इस सेंटेंस में एक और खूबी है, ये देखिए, दैन के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आया है। ये मर्जिंग के रूल से है। मर्जिंग का रूल बोलता है कि पहला इन्फिनेटिव चाहे जितना हो, दूसरे इन्फिनेटिव को बेयर होना चाहिए। यहाँ पहला भी बेयर है, दूसरा भी बेयर है। ये बेयर है क्योंकि हैड बेटर को बेयर इन्फिनेटिव चाहिए। एक्सेलरेट बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि मर्जिंग के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। नंबर 18, बढ़िया सेंटेंसेस हैं सर। हाँ, मैं बहुत अच्छे सेंटेंसेस करा रहा हूँ सर, कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि लॉजिक भी मैं अच्छा ही साझा करूँ आपसे। सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी से, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो क्या करें, दैट दे नीड नॉट टू डिपेंड। सर अभी पीछे ही तो पढ़ाया मैंने, अभी तो पढ़ाया कि नीड नॉट हो, नीडेड नॉट हो, डेयर नॉट हो, डेयर्ड नॉट हो, इन चारों के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो टू डिपेंड का टू हटा दीजिए, बस सही हो गया। दे नीड नॉट डिपेंड क्या होना चाहिए सर, दे नीड नॉट डिपेंड होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। दे नीड नॉट डिपेंड कर दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। लेट अस हेल्प बर्ड्स, क्या करना चाहिए? आप देखिए, ये देखिए, नहीं, ये देखिए, ये देखिए, हेल्प के बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव एक्टिव में। हाँ, ये देखिए, हेल्प के बाद क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव। बस सरवाइव कर दीजिए, कुछ ना करिए। लेट अस हेल्प बर्ड्स सरवाइव अराउंड अस, आइए अपने इर्द गिर्द चिड़ियों को पनपने का मौका दें। आइए अपने इर्द गिर्द चिड़ियों को सरवाइव करने में उनकी मदद करें। सो लेट अस हेल्प बर्ड्स सरवाइव अराउंड अस। टू सरवाइव ना लगाइए, ना इन सरवाइविंग लगाइए। ये सेंटेंस में एक और खूबी है, इसमें दो दो बेयर इन्फिनेटिव हैं। ये देखिए, लेट अस के बाद जो हेल्प लिखा है, हेल्प बेयर इन्फिनेटिव है, कौन लेके आया है, लेट लेके आया। लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है ना, तो हेल्प बेयर इन्फिनेटिव है। फिर बर्ड्स के बाद सरवाइव लिखा, ये भी बेयर इन्फिनेटिव है। ये बेयर इन्फिनेटिव है लेट की वजह से, ये बेयर इन्फिनेटिव है हेल्प की वजह से। ये है मजेदार बात। नंबर 20, ही इज ए लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट होने का मतलब होता है भाषाविद होना। जब आपको कई भाषाओं का ज्ञान हो तो आप एक लिंग्विस्ट बोले जाते हैं। एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट्स, ये देखिए कॉजेटिव, टू प्रोनाउंस का टू गलत है। नियम के मुताबिक मेक जब कॉजेटिव हो तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। कॉजेटिव कैसे है, इसमें लिखा है कि वो एक भाषा विज्ञानी है, भाषा ज्ञानी है, और वो हमेशा कोशिश करता है कि अपने बच्चों से वो शब्दों का सही उच्चारण करवाए। तो वो खुद उच्चारण नहीं करता, बच्चों से करवाता है, या बच्चे खुद नहीं करते हैं, टीचर के कहने पर करते हैं।
यही पॉजिटिव है ना, जब आप किसी काम को करें ना दूसरे से करवाएं, ये जब आप किसी काम को अपनी मर्जी से ना करें किसी और की मर्जी से करें तो वो पॉजिटिव है। समझ में आया ना? जैसे कोई क्या है, उसने धोखेधड़ी में मुझसे अंगूठा लगवा लिया, पॉजिटिव है सर। जिसने अंगूठा लगवाया है, पहली बात उसने अंगूठा लगाया नहीं, किसी और से लगवाया है, पॉजिटिव। जिसने अंगूठा लगाया है उसने अपनी मर्जी से नहीं लगाया है, किसी के प्रलोभन दिए जाने पर लगाया। ये दोनों ही परिस्थितियां क्या हैं? पॉजिटिव है। 21, 22, 23 एंड 24। He does nothing। बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ाता हूं सर, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। रूल है कि डू डज डिड हो ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ से, फिर नथिंग हो, फिर नथिंग के बाद बट हो, तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव लगाया जाता है। ये देखिए डू डज डिड से डज है, ये देखिए नथिंग, ये देखिए नथिंग, ये देखिए बट, ये देखिए बट। रूल कहता है डू डज डिड हो, नथिंग हो, बट हो तो आगे बेयर इन्फिनेटिव लगाओ। ये देखिए डू डज डिड का डज है, फिर नथिंग है, फिर देखिए बट है, आगे क्या होना चाहिए? बेयर इन्फिनेटिव। लिखा क्या है? टू फाइंड, टू हटा दीजिए, बस अब सही हो गया। He does nothing but find faults with others। He does nothing but find faults with others हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप सभी लोग। वो कुछ नहीं करता सिवाय दूसरों में गलतियां ढूंढने के और उन पर हंसने के। ये देखिए, ये मर्जिंग ऑफ इन्फिनेटिव की वजह से बेयर इन्फिनेटिव है। एंड लगा है ना? मैंने अभी कहा था मर्जिंग सेंटेंस के एक ही हिस्से में होती। ये देखिए डज के बाद ही मर्जिंग हुई है। ये बेयर इन्फिनेटिव है रूल की वजह से कि डू डज डिड हो, नथिंग हो, बट हो तो बेयर इन्फिनेटिव आता है। फिर दूसरा इन्फिनेटिव भी बाद में आगे कनेक्टर के साथ, तो दूसरा बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि नियम कहता है कि जब मर्जिंग हो रही तो कनेक्टर के बाद का इन्फिनेटिव, कनेक्टर के बाद वाला इन्फिनेटिव बेयर फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत नया सेंटेंस है, बहुत नया। अभी तक ऐसा कोई सेंटेंस मैंने नहीं करा है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि इन्फिनेटिव में एक सेगमेंट है परफेक्ट इन्फिनेटिव का, बोला था ना, ये उसी पे बेस्ड है। परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वही करना है। ये जो टू लिव लिखा है इसे परफेक्ट में कर दीजिए और ये हो जाएगा फिर टू हैव लेफ्ट हो जाएगा। टू लीव को परफेक्ट में करिए तो टू लगाओगे, फिर हैव लगाओगे और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाओगे। लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट होता है, टू हैव लेफ्ट। लिखा है कि जो इंस्टीट्यूशन का फाउंडर है, मतलब जो उसके जनक हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूशन की नींव रखी थी, सुनने में आया है कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो है वो क्या किया है? उसे छोड़ दिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसे छोड़ दिया है। तो जब वो छोड़ चुके हैं, यही तो खबर आई है ना? हाँ, तो खबर आई है कि उसने तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया है। तो फिर ऐसे केस में जो है परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाइए। जैसे ब्रिटेन की जो पीएम है, उन्होंने यही खबर आई है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो शी इज रिपोर्टेड टू हैव रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। टू रिजाइन नहीं सर, टू हैव रिजाइन, क्योंकि रिपोर्ट ये कह रही कि रिजाइन करने वाली नहीं, रिजाइन वो कर चुकी हैं। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव हैव रिजाइंड। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट सिट आइडल एंड वॉच इट्स पीपल। ये देखिए क्या लिखा है, वॉच। पीछे लिस्ट बनवाई थी, उसमें हेल्प था, बिट था, हियर था, सी था, नोटिस था, वॉच भी था सर। वॉच के बाद बेयर इन्फिनेटिव, तो वॉच इट्स पीपल सफरिंग में सफरिंग को बदल करके क्या कर दीजिए? सफर कर दीजिए। ठीक, हाँ, वॉच इट्स पीपल सफर कर दीजिए, हो गया। सरकार को चुपचाप या हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना चाहिए और चुपचाप अपने लोगों को पीड़ा सहते हुए देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। 24, Every second house is reported to be affected by the earthquake in Nepal। ये सेंटेंस मैंने तब लिखा था जब कुछ वर्ष पहले नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो फिर ये सेंटेंस मैंने ड्रॉ किया था। लिखा है कि हर दूसरा घर, एवरी हाउस मतलब हर एक घर, एवरी सेकेंड हाउस हर दूसरा घर, या एवरी अदर हाउस हर दूसरा घर। खबर के मुताबिक जो अर्थक्वेक आया है या आया था, उसमें नेपाल का हर दूसरा घर प्रभावित हुआ है, हर दूसरे घर को नुकसान पहुंचा है। सर, नुकसान तो घर को पहुंच चुका है ना,
नुकसान पहुंचना नहीं, पहुंच चुका है, पहुंचेगा नहीं, पहुंच चुका है, प्रभावित हो चुका है, हुआ है। तो जब हो चुका है तो परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाइए ना सर। टू बी अफेक्टेड को परफेक्ट में ले जाइए और इस बार आप परफेक्ट इन्फिनेटिव का पैसिव वर्जन लगाइएगा। काहे? क्योंकि अफेक्ट वर्ब के लिए ये जो घर है वो ऑब्जेक्ट है ना। अरे प्रभावित तो अर्थक्वेक ने किया है ना, तो अर्थक्वेक सब्जेक्ट हुआ। देखिए पैसिव का सिम्टम भी है बाई लगा हुआ है। अर्थक्वेक ने प्रभावित किया है तो अर्थक्वेक सब्जेक्ट हुआ। घर जिसको प्रभावित किया गया वो तो ऑब्जेक्ट ही है ना। ऐसे में आपको टू हैव बीन अफेक्टेड लगाना चाहिए। मतलब आप परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाइए। परफेक्ट इन्फिनेटिव इसलिए लगाइए क्योंकि घर को नुकसान तो पहुंच ही चुका है, उसको पैसिव में लगाइए, टू हैव बीन अफेक्टेड। 25 बहुत बढ़िया सेंटेंस है, बहुत बढ़िया, लेकिन उतनी सरलता से कर सकते हैं आप, बस आपको अगर रूल मालूम हो। रूल कहता है कि वाई और वाई नॉट के बाद जब सीधे वर्ब आ जाए तो उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखें और उसे क्या कंसीडर करें? उसे कंसीडर करें बेयर इन्फिनेटिव। फिर से सुन लीजिए, वाई और वाई नॉट के बाद जब वर्ब आए तो बेयर इन्फिनेटिव बनाइए। ये देखिए वाई लिखा हुआ है तो टू शाई अवे का टू हटा दीजिए, वाई शाई अवे हो जाएगा। वाई शाई अवे मतलब बचने की कोशिश करना। वाई शाई अवे फ्रॉम अ प्रोब इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसको जांच कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जांच कह सकते हैं। किसी जांच से घबराना कैसा? जब कुछ गलत ही नहीं हुआ तो किसी भी जांच से घबराना क्यों, डरना क्यों? ठीक, हाँ। सो टू को रिमूव करिए। रूल बोलता है वाई और वाई नॉट के बाद जब वर्ब आए तो सीधे उसे बेयर इन्फिनेटिव बनाए। तो बेयर इन्फिनेटिव बनाइए इसको। इसको देखिए 26 बढ़िया सेंटेंस है। द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा, दे वुड रादर स्टार्व। ये देखिए क्या लिखा, वुड रादर। वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, इसीलिए स्टार्व लिखा है। स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना, भूखे रहना। और वुड रादर कब आता है? जब आपको दो चॉइसेस दी जाए। लिखा है कि बच्चों ने ये कहा कि वो भूखे रह लेंगे। बच्चों ने कहा है कि वो भूखे रह लेंगे लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। सर भूल गए आप? वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, स्टार्व आया। दैन से दूसरा इन्फिनेटिव मर्ज नहीं हो रहा। एक चॉइस है भूखे रहने की, एक होता मर जाना, सरेंडर करना। वो कह रहे सरेंडर नहीं करेंगे, भूखे रह लेंगे। तो दो इन्फिनेटिव्स है ना। नियम के मुताबिक जब कनेक्टर आ रहा हो तो दूसरे इन्फिनेटिव को बेयर फॉर्म में होना चाहिए ना। तो जैसे टू के बाद सरेंडर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? टू हटा देना चाहिए, केवल सरेंडर। ऐसे द चिल्ड्रन सेड दैट दे वुड रादर स्टार्व दैन सरेंडर। टू सरेंडर नहीं, दैन सरेंडर लग जाएगा। ही इज रिच इनफ, भूल गए आप? अभी थोड़ी देर पहले लिखा आया था। हाउ, अबाउट, यट, टू, इनफ, फॉरबिड, इनफ था ना उसमें। तो इनफ के बाद इन्फिनेटिव आता, लगाइए। इनफ का ये रूल बहुत पॉपुलर है, बहुत। टू बाई करिए, फॉर बाइंग की जगह क्या कर दीजिए? टू बाई कर दीजिए। समझ रहे हैं? शॉर्ट वीडियो में आप चाहें तो इनफ को पढ़ भी सकते हैं। मैंने इनफ की दोनों प्रॉपर्टीज को शॉर्ट वीडियो में अच्छे से समझाया है। वी विल नॉट लेट इनजस्टिस टू हैपन। कोई कह रहा है कि हम होने नहीं देंगे क्या? अन्याय, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अभी तो बताया मैंने क्या कि लेट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है ना, P1। सो वी शैल नॉट लेट इनजस्टिस टू हैपन का टू हटा दीजिए। नहीं समझे आप? वी शैल नॉट लेट इनजस्टिस टू हैपन को टू हटा दीजिए, केवल हैपन रख लीजिए। वी शैल नॉट लेट इनजस्टिस हैपन, सिंपल। 29, 30 एंड 31 ये देखिए, वाई नॉट और वाई दोनों के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है तो टू वरी का टू हटाइए। मैं ये भी कोशिश लगातार कर रहा हूं कि मैं रूल्स भी लिखते हुए चलूं, उनको डिफाइन भी करता हुआ चलूं, कर भी रहा हूं। सो वाई नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव लगाइए, टू वरी का टू हटा दीजिए। वाई नॉट वरी अबाउट वाई द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड विलेज dwellers विद बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज। ड्वेलर्स बोलते हैं निवासियों को। किसको बोलते हैं? निवासियों को। इसमें लिखा है कि सरकार गांव के निवासियों को बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं दे पा रही है, मतलब शौच तक की व्यवस्था, साफ सफाई तक की व्यवस्था नहीं करा पा रही है। तो ऐसे में परेशान क्यों ना हो भाई, जब ऐसा सरकार नहीं कर पा रही है।
सो व्हाई नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव, तो टू वरी का टू हटा दीजिए। पीपल लाइक टू हियर, ये क्या लिखा पढ़ो, हियर, अभी बताया था। हेल्प है, बिड है, वॉच है, सी है, नोटिस है, हियर है। हियर के बाद भी तो बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो हियर के बाद ये जो स्पीकिंग लिखा है इसको क्या कर दीजिए, स्पीक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्पीक कर दीजिए। ठीक, इसकी लिस्ट मैंने बोला ना टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। हाँ, वर्ड्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, इस नाम से लिस्ट होगी, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स भी। द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक वुमेन कंप्लेंट्स, क्या लिखा पढ़िए, मेक, पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब है तो टू फील का टू हटा दीजिए। सरकार को ये चाहिए कि महिलाएं जब शिकायत लेकर के आए और जब बच्चे शिकायत लेकर के आए तो उन्हें सहज भाव का अनुभव कराए। फील एट होम मतलब घर जैसा उन्हें लगे, कंफर्टेबल उन्हें लगे। जब भी कभी वो पुलिस स्टेशन को विजिट करें तो महिलाओं और बच्चों को घर जैसा लगे, मतलब वो सहज महसूस करें। सरकार को ऐसा कराना या करना चाहिए। तो मेक के बाद फील आएगा। आई गेस हाँ, लास्ट 3-4 सेंटेंसेस बचे, इनको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और कोई इसमें बुराई नहीं कि आप इस सेशन को 2-3 बार देखें बीच बीच में गैप के साथ, समझ रहे? अभी देख लिया, 1 महीने बाद फिर देखा, तो पॉसिबिलिटी है, इससे बेनिफिट ही मिलता है सर। When the change in power took place at the center, take place मतलब किसी भी घटना का घटित होना। जब केंद्र में सत्ता का बदलाव हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, गवर्नर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, तमाम स्टेट्स के गवर्नर को पद छोड़ने को कहा गया, या तमाम स्टेट के गवर्नर से उनके पद छीन लिए गए, उनको पद से भगा दिया गया, पद से हटा दिया गया। देखिए, कोई पद से अगर हट जाए तो नॉर्मल बात है, हटा दिया जाए तो पॉजिटिव है ना। किसी और ने हटाया ना तो पॉजिटिव। फिर उसमें रूल एक्टिव है तो बेयर इन्फिनेटिव, पैसिव है तो टू लगा हुआ इन्फिनेटिव। इस बार मेड जो कि पॉजिटिव है, इस बार पैसिव में है। मेक पॉजिटिव है और पैसिव में है, क्यों? वर लगा है ना। नियम के मुताबिक इजएमआर वॉज वर के बाद तो आईएनजी फॉर्म आती है ना। जब कभी भी इजएमआर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म आए तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव ही हो सकता है। तो पैसिव में है इस बार पॉजिटिव वर्ब, तो नॉर्मल इन्फिनेटिव होगा। क्या होगा? नॉर्मल, टू स्टेप डाउन। और कहीं लिख लीजिएगा कि स्टेप डाउन का मतलब होता है सिंहासन त्यागना, पद त्यागना, ये स्टेप डाउन का मीनिंग है। जरूर स्टडी कर लीजिएगा। और मैं फिर से बता दूं कि पॉजिटिव वर्ब के 2 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करे हैं, टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा पॉजिटिव वर्ब के नाम से, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द स्ट्रैटेजी ऑफ द पार्टी लीडर्स वाज सो कन्विंसिंग, पार्टी लीडर्स की स्ट्रैटेजी इतनी शानदार थी दैट दे हैड 2/3 ऑफ द टोटल वोटर्स वोट टू वोट एंड वोटेड फॉर देम। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी इतनी शानदार थी पार्टी लीडर्स की कि 2/3 वोटर से उन्होंने वोट करवा लिया। देखिए, 2/3 वोटर से उन्होंने वोट करवा लिया, ये पॉजिटिव हो गया ना। 2/3 वोटर से उन्होंने वोट करवा लिया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब पॉजिटिव में अगर हैव एक्टिव में है तो बेयर इन्फिनेटिव, पैसिव में है तो फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये अंतर है ना। मेक क्या करता है? एक्टिव में बेयर इन्फिनेटिव, पैसिव में इन्फिनेटिव। लेकिन हैव क्या करता है? एक्टिव में बेयर इन्फिनेटिव, पैसिव में इन्फिनेटिव खत्म, सीधे पार्टिसिपल आ जाएगा। यहां एक्टिव लगेगा। क्यों लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि वोट तो वोटर्स नहीं दिया ना। सोचो, वोट तो वोटर्स नहीं दिया तो वोटर्स सब्जेक्ट हुए ना। जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट हो तो वर्ब पैसिव में तो जाती नहीं, वर्ब तो एक्टिव में ही रहती है ना। तो वोट कर लीजिए, यहां पे क्या कर लीजिए सर? वोट कर लीजिए। 34, ही वॉज अ माइल्ड मैनर्ड पर्सन। माइल्ड मैनर्ड होने का मतलब होता है शांत स्वभाव का व्यक्ति। वो एक माइल्ड मैनर्ड जज था, who never let his emotions to get the better of him। देखिए, एक फ्रेज है get the better of, जिसका मतलब है कि जब आपके मन का विचार रोकने के बावजूद भी बाहर आ जाए, जब आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो। इसके साथ साथ इसका ये भी मतलब होता है कि जब कोई आपको अपने प्रलोभन में फंसा ले जाए, एक तरीके से कोई आपको कन्विंस कर ले जाए। वो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जो कभी भी अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा बाहर नहीं आने देता था।
एरर तो बड़ी सिंपल है, लेट के बाद वेयर इन्फिनेटिव आता है, टू को हटा दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं। Who never let his emotions get the better of him। बाकी get the better of को अलग से लिख जरूर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रेज। 35 नंबर के सेंटेंस में क्या होगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, अभी बताने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इन्फिनेटिव और एक दूसरा सेगमेंट है नॉन फेनाइट्स का, जीरंड, इनके बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। ये पर्टिकुलर सेंटेंस इन्फिनेटिव और जीरंड की साझी विरासत है, तो मैंने इन्फिनेटिव में इसे लिख दिया, लेकिन मैं इसे कराऊंगा तब जब वर्कशीट नंबर 2 आएगी। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 2 को देखिए, वर्कशीट नंबर 2 को देखिए, उसमें इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व कराया है मैंने। सो गाइस, कैसा लगा सेशन? मुझे तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि नॉन फेनाइट्स में इन्फिनेटिव पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप ये भी मान रहे होंगे कि अच्छे क्वेश्चंस थे। फिर भी आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, उससे पता चलेगा कि मैं सही हूं तो कितना सही हूं। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एक बार फिर से कहूंगा, आप में से जिन भी लोगों को ऑनलाइन बैच मेरा बाई करना है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन का, उन्हें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। सो आज के सेशन में इतना ही। इसकी जो वर्कशीट नंबर 2 है उसको देखिए, उसमें जीरंड के क्वेश्चंस हैं। वर्कशीट नंबर 3 को देखिए, उसमें पार्टिसिपल के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए, कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।